बाबूजी, ये कुछ पैसे सिलाई से मैंने जोड़े थे, इन्हें आप रख लीजिए, शादी की तैयारियों में काम आएंगे। नहीं मेरी बच्ची, बेटियों के पैसे लेने से माता पिता को पाप लगता है, और तू क्यों हमें इस पाप का भागीदार बनाना चाहती है? ये सब भी तो मैं आपके कारण ही कमा पाई हूँ। अगर आप दोनों मुझे ये सिलाई का काम नहीं सिखा पाते तो मैं ये पैसे कैसे जोड़ पाती? इस पर तो पहला हक आपका ही बनता है। अपनी बेटी के बहुत कहने पर उसके माता पिता उसके दिए हुए पैसे रख लेते हैं। जीती रहो मेरी बच्ची। देखते ही देखते निशा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाने के बाद कहती है, आज से मैं चिंता मुक्त हूँ। अब से घर की सारी जिम्मेदारी बहू तुम खुद संभालोगी। कल सुबह तड़के 5 बजे उठ जाना और घर के कामकाज में लग जाना। किसी भी तरह की देरी मुझे पसंद नहीं, समझी? लेकिन सोने से पहले बर्तन कर लो, फिर पूरा घर साफ कर ले। अब मुझ बुढ़िया से ये सब नहीं होता। और शादी की भाग दौड़ में मैं काफी थक भी गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कर लूंगी। आई बड़ी सब संभाल लूंगी वाली। पहले अपना घूंघट तो ठीक से संभालना सीख। मुझे सर से खिसकता पल्लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये घूंघट हमेशा इस घर की बहू के सर पर रहना चाहिए। चल जा, लग जा काम पर। कमलावती की बातों से पहले दिन ही निशा को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि उसकी सास कितने खड़ूस स्वभाव की है। वो सर पर घूंघट करके कामकाज में लग जाती है और कुछ ही देर में सारा काम समेट लेती है। उफ, सारा काम खत्म हो गया, अब जाकर मैं भी आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ, फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। निशा जाकर सो जाती है। फिर अगली सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम करती है। लेकिन घूंघट सर पर होने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है। या तो उसका सर दीवार से टकरा जाता, या उसका हाथ चाकू से कट जाता, या वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है, फिर सबको खाने को देती है। ऐसे ही उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, ये क्या तोरी की सब्जी, भला इसे कौन खाएगा? जा मेरे लिए कुछ और लेकर आ। पक गई मैं ये सब बेकार की सब्जियां खाकर। लेकिन माँ जी, घर में जो था वो मैंने बना दिया। तो अपने बाप को बोल वो कुछ दहेज में पैसे दे देता, जिससे हम कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खा लेते। दरअसल ये सारा गुस्सा दहेज में सिर्फ एक सिलाई मशीन मिलने का था। निशा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए सिवाय उनके पास रखी सिलाई मशीन के। अपने बाबा के खिलाफ ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आंसू पीकर चुप रह जाती है। तभी रजत अपनी माँ से, माँ क्यों इस बेचारी को ताने दे रही हो? और तुम जानती हो ना, मजदूरी करके मैं कुछ ज्यादा नहीं कमा पाता, तो फिर हम तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी कर पाएंगे? अपने पति की लाचारी देख निशा को उस पर बहुत तरस आता है और अब वो ठान लेती है कि अब वो सिलाई का काम करके ही रहेगी। वो अपनी शादी में आई सिलाई मशीन निकालती है और कपड़ों की दुकानों पर जाकर घर के लिए सिलाई का काम मांगने लगती है। लेकिन उसका लंबा घूंघट देखकर उसे कोई भी काम नहीं देता। सेठ जी, मुझे कपड़े सिलाई का काम दे दीजिए। अरे तू क्या ही कपड़े सिलेगी इतने बड़े घूंघट में, और तुझ जैसी गवार को काम भी क्या ही आता होगा। चल जा यहाँ से। निशा उदास होकर घर आ जाती है। अब वो अपने घर के बाहर कपड़े सिलाई का बोर्ड लगा देती है और दुकान के मुकाबले कम दाम रखती है। अगले दिन एक कस्टमर उसके घर आती है। देखिए, मुझे अपने लिए पटियाला सूट बनवाना है, जो मुझे कल तक ही चाहिए। किसी भी टेलर ने जल्दी में बनाने से मना कर दिया है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? आप घबराइए मत और बेफिक्र रहिए, आपको कल तक सूट मिल जाएगा। निशा जैसे तैसे घूंघट में उसका नाप लेती है और फिर सूट काटने बैठती है। लेकिन घूंघट में उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता और वो घूंघट सर से हटाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास वहां जाती है और उसके बालों को जोर से पकड़कर घुमाने लगती है। अगर आज के बाद मैंने तुझे सर से घूंघट हटाते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो नेट वाली साड़ी पहनती है और उसका घूंघट करके सूट सिलने लगती है। वो सारी रात जागकर वो सूट तैयार कर देती है। अगले दिन जैसे ही वो लड़की अपना सूट लेने आती है तो इतना सुंदर और स्टाइलिश सूट देखकर वो बहुत खुश होती है और वो उसके दुगने दाम देकर चली जाती है। अब निशा के पास ग्राहक उसके काम की तारीफ सुनकर आने लगते हैं, जिससे निशा की कमाई काफी बढ़ जाती है और वो हर जगह घूंघट वाली दर्जी बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। निशा अपनी सास के लिए बढ़िया सी सब्जी और खीर बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आज आपके लिए आपकी मनपसंद पालक पनीर की सब्जी और खीर बनाई है। मुझे समझ आ गया है बहू, इंसान के संस्कार उसके कर्मों से पता चलते हैं, घूंघट डालने से नहीं। अब से तुझे ये घूंघट डालने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ जी, अब तो ये घूंघट मेरी पहचान बन गया है। अब मैं घूंघट डालकर ही कपड़े सिलूंगी। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहे। मम्मी, ये कुकर तो बहुत बढ़िया है, इसमें पुलाव कितना खिला खिला बनाया है महिमा भाभी ने। माँ, मुझे भी ऐसा ही कुकर लेना है। इस दिवाली आप मुझे उपहार में ऐसा ही कुकर देना। हाँ हाँ, ले लेना। तो महिमा के साथ आज शाम को ही जाकर ऐसा कुकर ले आना। माँ, एक काम करो, भाभी का कुकर तो 5 लीटर का है ना, आप मेरे लिए 8 लीटर वाला मंगा देना। सपना बेटा, तुम्हारे दहेज में हमने 3 लीटर, 5 लीटर और 8 लीटर के कुकर दिए तो थे, अभी तो वो नए होंगे। अरे तो क्या हो गया, और एक खरीद भी देंगे तो। हमारी इकलौती बेटी है। सपना का स्वभाव लालची था, अपने पास चीज होते हुए भी मन ना भरने वाली बात। इसीलिए वो जब देखो मायके आकर कोई ना कोई डिमांड कर ही देती थी। पर महिमा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, वो बात को संभालना जानती थी। रहने दो माँ, कोई जरूरत नहीं है। पापा तो सोचते हैं मैं लालची हूँ, पर मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपना घर समझकर चीजें मांग लेती हूँ, वरना मेरे ससुराल में भी कोई कमी नहीं है। सपना दीदी, मुझे मम्मी ने 2 कुकर दिए थे, 8 लीटर वाला मैंने यूज नहीं किया, तो आप ले लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है भाभी, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं वही कुकर ले जाती हूँ। इस तरह कई बार सपना कुछ न कुछ मांगती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? तू सच कह रही है? हाँ माँ, कल ही डॉक्टर को दिखाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चल अच्छा, तेरी सास तो बहुत खुश होगी। हाँ माँ, वो तो मेरी गोद भराई का फंक्शन भी कह रही है, बहुत धूमधाम से करेंगी। माँ अभी से तैयारी शुरू कर दो, फिर गोद भराई के फंक्शन में क्या क्या दोगी तुम मुझे, देख लो, यहाँ सारी बिरादरी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और विकास के साथ बैठकर सारी लिस्ट बना लूंगी। सपना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश थे, पर सपना का लालच यहाँ भी रोकने वाला नहीं था। एक दिन जब वो अपने मायके गई, क्या हुआ सपना, तू परेशान क्यों है? तू तो आज डॉक्टर के पास जा रही थी ना?
जाना तो था मम्मी, पर गाड़ी में तो टाइम लगता है, और वैसे भी डॉक्टर का क्लिनिक गलियों में जाकर है तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। बाइक ले जाने लगे तो बाइक खराब हो गई। मुकेश की बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हाथ में इतने पैसे नहीं है कि मुकेश नई बाइक ले सके। और आपको पता ही है, वैसे भी अभी बच्चा होगा तो बहुत खर्चे होंगे। रिक्शे पर जाने से सासू माँ ने मना कर दिया कि गड्ढों में मुझे ठोकर लगेगी, इसीलिए आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब मैं पापा से तो कह नहीं सकती कि इनके लिए नई बाइक ले लो, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ। तुम एक बार पापा से बात करके देखो ना, अगर वो मुकेश को एक नई बाइक खरीद कर दे दें। अरे कैसे नहीं खरीद कर देंगे, अब अपनी बेटी को परेशानी की हालत में थोड़ी देख सकते हैं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी। सपना अपनी गोद भराई के फंक्शन को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रही थी। वो बार बार कोई ना कोई डिमांड करने के लिए अपनी माँ को फोन मिला देती थी। माँ, फंक्शन में तुम सब टाइम पर पहुंच जाना। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो तो, ऐसे ही आज मैं जब सासू माँ के साथ बैठी थी, मुझे तो लगता है सासू माँ कहीं ना कहीं मुझे ही सुना रही थी कि उन्होंने ननद जी की गोद भराई फंक्शन में सोने का सेट चढ़ाया था। एक काम करो ना, विकास भैया के साथ जाकर किसी सुनार की दुकान से अच्छा सा सोने का सेट अगर मिल जाए तो। विकास आ जाए शाम को दुकान से, फिर उससे बात करती हूँ। सपना ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में सोने का सेट, बाइक और ना जाने क्या क्या डिमांड रखती थी। बेटी थी तो मना करते भी नहीं बनता था, पर एक सुबह जब विकास सोकर उठा। जी शर्मा अंकल नमस्ते। क्या हुआ विकास बेटा, तुम परेशान क्यों हो गए? पापा, शर्मा अंकल का फोन आया है, हमारी दुकान का शटर खुला हुआ है, हमारी दुकान में चोरी हुई है। सब लोग दुकान पर पहुंचते हैं। गले में से रुपए गायब है पापा। बाकी किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ये काम जरूर किसी दुकान के नौकर का ही है, जो इस बारे में जानता था कि गले में रुपए रखे हुए हैं। दुकान पर आज सारे नौकर आए हैं, पर चंदू गायब है। कल रात को ही उसने फोन किया था कि वो अपने गाँव जा रहा है। इसका मतलब उसने रात को चोरी की और सुबह यहाँ से भाग गया। पापा, अगर आप कहो तो पुलिस को एक बार खबर कर देते हैं। नहीं बेटा, पुलिस को खबर मत कर, इस बात को यहीं दबा दे। वैसे भी सपना की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, उनके घर में फंक्शन है, और अगर हमारे घर में इस तरह से चोरी के बारे में उन्हें पता चलेगा तो उनके रंग में भंग डल जाएगा। अच्छा नहीं लगता। अब जो नुकसान होना था हो गया, आगे से ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? तुमने जो बाइक और बाकी सामान बोला था, हमने सोचा था उन्हीं रुपयों से सब कुछ हो जाना था, पर अब हाथ पैर कहाँ मारे, किसके आगे जाकर रोएं? तुम सपना को कुछ बताने के लिए भी मना कर रही हो। पापा घर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सब लोग घर पहुंचते हैं। महिमा सारी परेशानी देख रही थी। वो अपने सास ससुर के पास गई और एक बॉक्स उनके हाथ में देने लगी। महिमा बेटी, ये क्या है? पापा जी, ये मेरी शादी के जेवर है। अभी आप इन्हें बेचकर सपना दीदी की गोद भराई के लिए सामान ला सकते हो, और वैसे भी मैं इतने भारी जेवर नहीं पहनती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा मुझे तो मैं बाद में ले लूंगी। अभी हमें ननद जी की गोद भराई फंक्शन के लिए जरूरत है, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। महिमा की बात सुनकर उसके सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे पर उनका दामाद यानी सपना का पति ये सब बातें सुन चुका है। वो वहीं से वापस लौट जाता है और जाकर सपना को सारी बात बताता है। माँ, पापा, भैया, भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, और मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि उन्हें मेरे कारण कितनी परेशानी होती होगी। आज उनकी दुकान में चोरी हो गई, फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे समझना चाहिए था। मैं कितना लालच कर रही थी। मैं सचमुच कितनी लालची हूँ ना मुकेश। तुमने आज ये सच्चाई बताकर मेरे हाथों से कितनी बड़ी गलती होने से रुकवा दी। मेरे कारण महिमा भाभी के जेवर चले जाते। अपनों का तो आशीर्वाद ही कीमती गहनों और चीजों के समान होता है। सपना बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी के गहने नहीं बिकेंगे। हम भी एक बेटी के माता पिता हैं, हम जानते हैं बेटी के लिए फर्ज निभाना क्या होता है। तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, इसलिए तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। सपना, माँ पापा से फोन पर बात कर लो। सपना अपने माँ और पापा दोनों से फोन पर बात करती है। उसके बाद सब लोग गोद भराई के फंक्शन में पहुंचते हैं। महिमा भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप एक बहू होकर भी मेरे माँ पापा के लिए बेटी समान हो, और मैं एक बेटी होकर भी अपने माता पिता को नहीं समझ पाई। आई एम सॉरी भाभी। माँ, पापा, भैया, आप सब मेरे कारण कितना परेशान हुए। सपना, तो इतना मत सोच, अभी तो इस हालत में नहीं है। चल बैठ, मैं तेरी नजर उतारती हूँ मेरी बच्ची। सब लोग धूमधाम से सपना की गोद भराई का फंक्शन अटेंड करते हैं। सपना के चेहरे पर खुशी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।